हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न बेस चैनल पर, जिसमें आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लास्ट पार्ट को कवर करने जा रहे हैं। ये आपका पार्ट 3 है। अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो उन्हें जाकर जरूर देखिए, तभी आप लोग इन एमसीक्यूज को कर पाओगे। और इसमें हम लोग आगे के 10 एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं और फिर उसके बाद हम लोग न्यूक्लियाई को स्टार्ट करेंगे। और जो आप लोगों की प्रैक्टिस सेट के लिए और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज के लिए डिमांड आ रही है, उसको भी हम न्यूक्लियाई के बाद स्टार्ट कर देंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक लर्न बेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11। 10 तक हम लोग 64th लेक्चर में कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइज इन द विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यानी कि ये क्वेश्चन सिंपल से कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में स्थित है, यानी कि विजिबल रीजन में लाई करती है। और इसको हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और सही आंसर को सोचिए। तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर बी बाल्मर सीरीज को चुना है, उन सभी का आंसर राइट है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, बाल्मर सीरीज सबसे पहले आई थी, लेकिन जो ऑर्डर रहता है वो लाइमन, बाल्मर, पाश्चन रहता है। तो बाल्मर सीरीज इसीलिए सबसे पहले आई थी क्योंकि वह विजिबल रीजन में लाई करती है, जिसकी वेवलेंथ रेंज रहती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12। इन ए हाइड्रोजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वुड इन्वॉल्व द मैक्सिमम एनर्जी चेंज, यानी कि इनमें से किस ट्रांजिशन में सबसे ज्यादा एनर्जी चेंज होगा। अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर को ध्यान से देखा है तो आपके लिए बहुत ही सिंपल होगा। और जो स्टूडेंट्स मैक्सिमम एनर्जी चेंजेस के लिए N2 से N1 को चुन रहे हैं, उन सभी का आंसर राइट है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। किस तरीके से, ये आप लोगों का N बराबर 4 हो गया, 4 तक मैक्सिमम है। फिर यहाँ पर आपका N बराबर 3, फिर यहाँ पर N बराबर 2 और यहाँ पर आपका N बराबर 1। ये आपका एनर्जी के हिसाब से आपका ग्राफ होता है। तो जब आप लोगों का इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में जंप करता है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी का चेंज होता है। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप रहता है वह 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी रहती है वह रहती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जो सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी रहती है उसकी होती है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस। तो इस ट्रांजिशन में सबसे ज्यादा एनर्जी चेंज होती है और वेवलेंथ भी आप लोगों की इसी में ज्यादा रहेगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे कम इसी में रहेगी। कॉस्ट फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13। हाइड्रोजन एटम एक्साइट्स एनर्जी लेवल फ्रॉम फंडामेंटल स्टेट टू n = 3। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन अकॉर्डिंग टू बोर इज। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग अपने पिछले लेक्चर में नहीं कवर कर पाए थे। तो ये आपका यूनिक स्पेक्ट्रल लाइंस का कॉन्सेप्ट है या नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का कॉन्सेप्ट है। तो जिन स्टूडेंट्स को आता है अच्छी बात है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता है वो लोग समझ लीजिए किस तरीके से इसको करना होता है। यहाँ पर ये आप लोगों से पूछ रहे हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, तो वह क्या होती है। जनरली हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ये आपकी N बराबर 4 है, ये आपकी N बराबर 3 है, ये N बराबर 2 और ये आपकी N बराबर 1 है। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होंगी जब N बराबर 3 से हम लोग आएंगे। तो पहले हम लोग 3 के लिए कवर कर लेते हैं। तो 3 से आपका सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आया, 3 से आपका सेकंड में ही रह गया और सेकंड से आपका फिर फर्स्ट ऑर्बिट में आया। तो इसमें टोटल कितनी लाइन हो गई, 1, 2 एंड ये 3 यूनिक लाइन हो गई। अब ये यूनिक कैसे हैं, सेम रिपीट नहीं हो रही है। तो जब हम लोग N बराबर 4 से कैलकुलेट करेंगे तब आपको ये यूनिक नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग 4 से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले लाइन 4 से डायरेक्ट 1 में आई, तो आप इसको एक बार खुद से कैलकुलेट करके जरूर चेक कीजिए। N बराबर 4 से N बराबर 1 में, यानी कि फंडामेंटल स्टेट तक कितनी स्पेक्ट्रल लाइन हो सकती हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार चेक कीजिए। आई होप आप लोगों ने चेक किया होगा और जिन स्टूडेंट्स का आंसर 6 आ रहा है वो सही है और जिनका कुछ और आ रहा है वो लोग चेक कर लीजिए किस तरीके से करना है। आपको यूनिक लाइंस को कैलकुलेट करना है
ठीक है, रिपीटिव लाइन को आपको कैलकुलेट नहीं करना है। जैसे n बराबर 3 से हमारा क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन n बराबर 4 से आपको क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट लाइन तो आपकी ये हुई होगी। सेकेंड लाइन आप लोगों की रहेगी, ये आपका इलेक्ट्रॉन सेकेंड में आया 4 से, और फिर 2 से आपका 1 में आया। क्लियर है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है पहले थर्ड में आया और फिर थर्ड से आपका डायरेक्ट 1 में आ गया। एक और पॉसिबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन आपका 4 से थर्ड में आया, थर्ड से सेकंड में आया और सेकंड से 1 में आया। तो अब आप लोग इसे कैलकुलेट करोगे तो ये कितने बैठेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन ये गलत है। वो कैसे, सबसे पहली लाइन यूनिक लाइन 1, फिर आपकी ये हो गई सेकंड और फिर आपकी ये हो गई थर्ड। क्लियर है। लेकिन ये वाली जो लाइन है वो रिपीट कर रही है, तो इसे हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि यूनिक नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, तो इसे हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करेंगे। अभी तक हमारी 3 हुई हैं, ये हमारी 4 हो गई और ये भी हमारी एक सेम रिपीट हो रही है, तो इसे भी हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। फिर आपकी ये एक 5 हो गई और थर्ड से सेकंड में आने के लिए ये आपकी 6th में लाइन हो गई। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। लेकिन जब आप लोगों से एग्जाम में n बराबर 5 के लिए, n बराबर 6 के लिए, n बराबर 7 के लिए अगर आपसे पूछ लेता है तो आप किस तरीके से इसको कैलकुलेट करोगे, तो आप हर बार इस डायग्राम को तो नहीं बनाओगे क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है और एरर होने के भी चांसेस हैं। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला रहता है, वह ये है, आप लोग लगाइए n2 माइनस n1, देन आपका n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो n1 की वैल्यू तो हमेशा फिक्स रहेगी और जो n2 की वैल्यू है वो आपकी वेरी करेगी। लेकिन अगर यही आपका किसी पर्टिकुलर सीरीज के लिए बोल दिया जाता है, जैसे कि बार्मा सीरीज, तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो अभी हम लोग फंडामेंटल स्टेट के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा क्लियर नहीं है, हम लोग लाइमन सीरीज के लिए लेकर चल रहे हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है n बराबर 3 पर, तो n2 की वैल्यू 3 माइनस 1 ब्रैकेट 3 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 1 से 1 कैंसिल, 3 में से 1 गए तो 2 एंड 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया 3, जो कि हमारा इस तरीके से कैलकुलेट करने पर भी आ रहा था 1 2 एंड 3। आई होप आप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर इसी तरीके से जो हमने चेक किया था 4 से 1 में आने के लिए 6 स्पेक्ट्रल लाइंस बन रही हैं, तो वह भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो अब आप लोग यहाँ से देख रहे होंगे, अगर 1 के लिए पूछा गया है तो 1 से 1 तो ये कैंसिल हो जा रहा है हर बार, यानी कि आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला बनना है n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन ये कहाँ पर फेल होता है, जब आपसे किसी पर्टिकुलर सीरीज के लिए पूछ लेता है, तो आपको इस फॉर्मूले को ना यूज करते हुए आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है। क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल और 4 में से 1 गए 3 2 जा 6, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी हो गई 6। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14। बोर एटम मॉडल इज द मॉडिफिकेशन ऑफ रदरफोर्ड एटम मॉडल, वाई द एप्लीकेशन ऑफ। यानी कि जो बोर एटॉमिक मॉडल है वह आपका मॉडिफिकेशन है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, किसके एप्लीकेशन के द्वारा। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। बोर एटॉमिक मॉडल, बोर ने रदरफोर्ड की मॉडिफिकेशन के लिए प्लांक क्वांटम थ्योरी को चुना था, जिसमें उन्होंने एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15। विच वन ऑफ द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। यानी कि इनमें से कौन सी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज आपकी अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है। तो ये सभी हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में नोट्स के फॉर्म में लिखे थे, तो आई होप आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, तो ये आपको अच्छी तरीके से याद होगा। अल्ट्रावायलेट रीजन में कौन सा स्पेक्ट्रम लाई करता है। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए लाइमन सीरीज को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। लाइमन सीरीज आप लोगों की अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में लाई करती है। इसी टाइप से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16। द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट। यानी कि n बराबर 1 के लिए जो स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन एटम के लिए वह क्या होगी। तो जिन स्टूडेंट्स को याद होगा उन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी CY137 को चुना होगा।
और जिनको ये देखना है किस तरीके से आएगा वो लोग देख सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है बोर पोस्टुलेट के अनुसार MBR आपका बराबर होता है NH/2 के। चूंकि हम लोग ग्राउंड स्टेट के लिए बात कर रहे हैं तो N बराबर 1 हो जाएगी और V बराबर आप लोगों का आ जाएगा H/2 m इंटू R। तो R जो है आपकी फर्स्ट ऑर्बिट की ली जाएगी जो कि होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है आपका 1 × 10⁻⁻10 मीटर। और m जो है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ME आपका होगा 9.1 × 10⁻⁻13 ग्राम। और जो H है वो आपका प्लांक कांस्टेंट है 6.626 × 10⁻34 जूल पर हर्ज या जूल इंटू सेकेंड। क्लियर है। तो ये आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये H की वैल्यू आ गई, ये आपका R की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा कैलकुलेट करना है। तो जो V की वैल्यू आएगी वह यहाँ से आती है 2.189 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अभी आपका C जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, उसकी फॉर्म में अभी तक आपका आंसर नहीं आया है। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, इसे डिवाइड दे देना होगा B/C से। तो 2.189 × 10⁻6 को जब आप लोग डिवाइड दोगे 3 × 10⁸ से तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 1/137। तो V आपका C डिवाइडेड बाई 137 होगा। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। सिंपल सा आपको कैलकुलेशन पे याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए ग्राउंड स्टेट की जो स्पीड है वह क्या रहेगी C/137। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। इन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम लेट PE रिप्रेजेंट पोटेंशियल एनर्जी एंड TE रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी इन गोइंग टू हायर लेवल विच विल इंक्रीज और डिक्रीज। यानी कि आपका हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल है जिसमें PE आपका स्थितिज ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है यानी रिप्रेजेंट करता है और TE आपका कुल ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। तो ऊपर जाने पर इनमें से क्या इंक्रीज होगा क्या डिक्रीज होगा। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस टोटल एनर्जी डिक्रीजेस को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर रॉन्ग है। और जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस एज वेल एज टोटल एनर्जी इंक्रीजेस को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। और अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा है तो वहां पर हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी को तो चेक किया था जो कि इंक्रीज कर रही थी, लेकिन टोटल एनर्जी को चेक नहीं किया था। वहां पर जो हमने एनर्जी चेक की थी वह 2 कॉन्जिक्यूटिव लेवल्स के बीच की एनर्जी थी जो कि डिक्रीज होती है, ना कि टोटल एनर्जी। अब बात करते हैं टोटल एनर्जी कैसे चेक करेंगे। तो टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला हमारा निकल कर आया था वह आपका -13.6 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब जैसे जैसे n बढ़ेगा तो जो टोटल वैल्यू है वह क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, लेकिन नेगेटिव साइन होने की वजह से जो टोटल एनर्जी है वह आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी कि बढ़ेगी एक्चुअल में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। और पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों का ये रहता ही है -Z/-ZE² अपॉन में 4πε0R। तो R आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n² के। तो जैसे जैसे n बढ़ेगा U आपका वैल्यू में डिक्रीज करेगा, लेकिन नेगेटिव साइन होने की वजह से ये भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे और अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18। फुंड सीरीज लाइज इन विच स्पेक्ट्रम। फुंड सीरीज किस स्पेक्ट्रम में लाई करती है। तो अभी हमने तीनों क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अगर आपका एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आप लोग उसे गलत बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी इंफ्रारेड रीजन को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। फुंड सीरीज हमारी इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। मैक्सिमम एनर्जी इवॉल्व ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन। सेम हम इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 12 कर चुके हैं। तो अब आप लोग यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी की जगह लिख लीजिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस ट्रांजिशन में होती है। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। जब आपका 6 में से सेकंड में आएगी तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वह ज्यादा होगी, वेवलेंथ कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, वेवलेंथ कम होगी, एनर्जी भी कम होगी। और एनर्जी किस में ज्यादा रहेगी, जो कि क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड से जब आपका फर्स्ट में ट्रांजिशन होगा। तो
तो उसमें आपका मैक्सिमम एनर्जी होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम रहेगी। क्लियर है? तीनों चीजों को ध्यान से रखिएगा और जल्दबाजी में ये गड़बड़ मत कीजिएगा। क्लियर है? एंड द लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम प्रोड्यूसेस, यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन्स का एटम में, वह क्या प्रोड्यूस करता है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आइए आगे बढ़ते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन की ओर। पिछली वीडियो में पूछा गया था, इन बाल्मर सीरीज ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन फर्स्ट 4 लाइन विद डिफरेंट वेवलेंथ H alpha, H beta, H gamma and H delta are obtained, which line has maximum frequency out of these। तो इनमें से किसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। तो जैसे कि अभी तक हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, जितना ज्यादा ट्रांजिशन होगा, यानी जितनी हायर लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होगा, यानी इनफाइनाइट से अगर 1 के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, वेवलेंथ कम होगी, एनर्जी भी कम होगी। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका सिंपल सा आंसर ऑप्शन नंबर डी H डेल्टा हो जाएगा, जो कि काफी स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग न्यूक्लियाई को कवर करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग जितना लाइक करोगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक लर्न विद डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकें। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। और पीडीएफ के लिए आज इसकी पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी, तो पीडीएफ के लिए आप लोग डाउनलोड कीजिएगा लर्न विद डिफेंस ऐप को, और फ्री में प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हो लर्न विद ऑनलाइन टेस्ट ऐप को। और प्राइम टेस्ट सीरीज लेने का ये अब समय नहीं है, तो अब आप लोग ये बिल्कुल मत पूछिए कि आपको पेड टेस्ट सीरीज लेनी है। तो अब आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी पे भरोसा रखिए और जो भी आपके पास टेस्ट सीरीज है उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।